नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार जीएस मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में कि 1857 और 1885 के बीच में जो घटनाएं हुई थी, जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उनके कारणों के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मैं ये पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटकर देखा जा सकता है। प्रथम चरण की बात किया जाए 1885 से लेकर 1905 तक, 1885 से लेकर 1905 तक, जिसे उदारवादी राष्ट्रवाद का चरण भी माना जाता है। अगर बात करेंगे द्वितीय चरण में बात करेंगे तो द्वितीय चरण 1905 से लेकर 1919 तक के बीच की घटनाओं को हम लोग क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण के नाम से जानते हैं। अगर तीसरा चरण की बात करेंगे तो 1919 से लेकर 1947 तक के बीच की घटनाओं को गांधी युग राष्ट्रवाद के में पढ़ते हैं। तो आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे आप। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेना चाहेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बोलना ये चाहेंगे कि किसी बच्चे को अगर ये कठिनाई होगी कि छोटा हमने लिखा है तो उससे कन्फ्यूजन नहीं होना है कि जो लिखा हुआ है उसी को मैं बोलकर समझाता हूँ, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 3 चरणों के बारे में मैंने जिक्र किया। अब बात करेंगे, आप पूछेंगे कि सर ये प्रथम चरण जो 1885 से लेकर 1905 के बीच आता है, इसको उदारवादी ये नाम कहाँ से आया, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअली बात क्या हुई कि जब 1885 28 दिसंबर 1885 को जब कांग्रेस का स्थापना हुआ, जब इस कांग्रेस का स्थापना हुआ तो क्या हुआ समझेंगे कि इस कांग्रेस में 2 तरह के व्यक्ति थे, 2 तरह के विचार के लोग थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था ये अंग्रेजों ने किया था, ये अंग्रेज किया था कि राष्ट्रवाद को दबाने के लिए। और राष्ट्रवाद को दबाने के लिए तो किया तो पहले क्या होता था कि जनता हुआ करते थे, समझ लेंगे थोड़ा बेसिक से, जो जनता हुआ करता था डायरेक्ट प्रशासन से, प्रशासन बोले तो अंग्रेज से, डायरेक्ट ये जनता प्रशासन से अपनी समस्याओं को लेकर के आते थे और ये प्रशासन से पूछा करते थे। ये प्रशासन काफी परेशान हो चुका था जनता से, इस वजह से एक तत्कालीन एक मीटिंग बुलाई गई और उसी में जो है कांग्रेस का स्थापना किया गया। और जब कांग्रेस का स्थापना किया गया 28 दिसंबर 1885 को, तो ये कहा गया कि जनता अब प्रशासन से ना आकर करके अब कांग्रेस के पास समस्या लाएगा। इस वजह से कांग्रेस को कह सकते हैं एक सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल किया अंग्रेज। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस कांग्रेस में अगर बात करेंगे तो कांग्रेस में 2 तरह के लोग थे। इस कांग्रेस में युवा भी थे और कुछ वृद्धा भी थे। अब क्या हुआ कि दोनों का सोच विचार में काफी डिफरेंट था, वृद्धा में और युवा में, और होना भी चाहिए। तो होता क्या था कि ये जो वृद्धा थे, ये वृद्धा क्या करते थे कि जो ब्रिटिश से कभी भी आमने सामने की लड़ाई नहीं चाहते थे, और युवा चाहते थे कि नहीं, हम आर पार की लड़ाई करेंगे। तो इस वृद्धा का कहना था, जो वृद्धा जो नरम दल के नेता माने जाते थे, वो नरम दल चाहते थे कि हम अपनी समस्याओं को अंग्रेज के पास ले जाते हैं। अगर आज नहीं सुना तो आज नहीं मेरा समस्याओं का समाधान हुआ तो कल हो जाएगा, तो कल जाएंगे अंग्रेज के पास। अगर कल नहीं हुआ तो परसों जाएंगे अंग्रेज के पास, अगर परसों पर नहीं हुआ तो तरसों जाएंगे। दैट मीन्स नरम दल का कहना था कि जब तक हमारे समस्या का निदान नहीं हो जाता है तब तक हम जाते रहेंगे अंग्रेज के पास। लेकिन युवा तुर्क का कहना था कि जब अंग्रेज हम पर शासन कर रहा है तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समस्याओं को समाधान करे, हमारे समस्याओं पर विचार करे। अगर वो नहीं मानता है, मैंने अपने समस्याओं को बताया, अगर आज वो नहीं माने तो कल जाकर के अंग्रेज को एक हाथ लगाइए कान के नीचे में, उसके बाद उससे पूछिए कि हमारे समस्याओं का निपटारा क्यों नहीं हुआ। इस वजह से युवा जो वृद्धा तबके के लोग थे उन्हें नरम दल का या उदारवादी का नाम दिया इस युवा ने ही। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं। तो ये आप समझ गए 1885 जो प्रथम चरण माना जाता है। प्रथम चरण में अगर मुख्य रूप से देखा जाए
तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ यही है कि जो प्रमुख अधिवेशन हुआ, अधिवेशन ही प्रमुख माना जाता है प्रथम चरण में। और अगर बात कर लेंगे तो कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का प्रमुख था, तो आप जानते प्रभुत्व था, कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था, जिसमें दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे और फिरोज शाह मेहता थे इत्यादि। ये सब नरम दल के या उदारवादी नेताओं में इनका ये प्रभुत्व था कांग्रेस पर। ये चीज तो आप समझ गए। अब आगे बात करेंगे उदारवादी विचार राजनीति का क्रांतिकारी को, उदार विचारों की राजनीति को क्रांतिकारियों ने भिक्षावृत्ति बताया। यही बात कि जो उदारवादी नेता थे वो बार बार अपने बात को लेकर के जाते थे, लेकिन उनकी समस्याओं को हल नहीं होते थे। इस वजह से ये जो गर्म दल के नेता थे उन्होंने बताया कि उदार विचारों की राजनीति को क्रांतिकारी ने भिक्षावृत्ति बताया। दैट मीन्स भिक्षावृत्ति बताया कि बार बार वो आग्रह करते थे, विनम्र करते थे, इस वजह से भिक्षावृत्ति बताया। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो अगर प्रथम चरण को देखा जाए तो प्रथम चरण में कुछ खास नहीं है, सिर्फ उसके अधिवेशन के बारे में इंपॉर्टेंट माना जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करेंगे द्वितीय चरण में, तो द्वितीय चरण समझ लेते हैं। द्वितीय चरण जो 1905 से लेकर 1919 तक जो क्रांतिकारी चरण माना जाता है उसको हम लोग अब समझेंगे। क्या था कि जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में क्रांतिकारियों का राष्ट्रीय भावना काफी जो है बढ़कर लोग भाग ले रहे थे। और बात करेंगे पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था, समझते जाएंगे। बंगाल, जो हम अभी बंगाल की बात करते हैं वो बंगाल क्या था समझेंगे। आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश, अभी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो अभी प्रेजेंट में है। बात करेंगे उड़ीसा, उड़ीसा प्लस बिहार, झारखंड। तो समझ लीजिए कि बांग्लादेश का कितना बड़ा प्रांत था। तो इस प्रांत में क्या था, राष्ट्रवाद की भावना काफी जोर से पनप रही थी और इसको दबाने के लिए 1905 में था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने सोचा, और ये तो बंगाल था ही, और ये जो इतनी बड़ी बंगाल थी ये क्या था, इस कैटेगरी में बटा हुआ था। एक तरफ बात करेंगे तो बंगला था और एक तरफ बात करेंगे तो पूर्वी बंगाल था। इस पूर्वी बंगाल को ही आप कह सकते हैं, अभी के बारे में समझेंगे तो बांग्लादेश। तो एक तरफ जो बंगाल था जिसकी राजधानी भी कोलकाता है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और ये जो पूर्वी बंगाल था ये मुस्लिम बहुलत प्रांत था, और जो ये बंगाल है हिंदू प्रभुत्व क्षेत्र था। तो लॉर्ड कर्जन के मन में विचार आया कि जो यहाँ पे राष्ट्र भावना की क्रांति जो है यहाँ से पनप रहा है, तो क्यों ना हम इसको दो भागों में बांट दें, और इस तरह से मतलब बांटा भी कि एक तरफ हिंदू चले जाए और एक तरफ मुस्लिम हो जाए। तो क्या हुआ कि बंगाल विभाजन का जो घोषणा किया कि हम बंगाल विभाजन करेंगे, ये किया गया 19 जुलाई 1905 को। तो बंगाल विभाजन किया किस लॉर्ड ने, तो लॉर्ड कर्जन ने। कब किया, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ, निर्णय लिया। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया कब, 19 जुलाई 1905 को। ये तो आप समझ गए। अब बात करेंगे वायसराय लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन तो था ही वायसराय। यही लॉर्ड कर्जन को अगर बात आपसे पूछेगा कि किस लॉर्ड को बात करेंगे, किस लॉर्ड को राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक माना जाता है, ये लॉर्ड कर्जन। अब ये पूछोगे कि ये उत्प्रेरक लॉर्ड कर्जन को कैसे, वो आपको पता चलेगा, बताएंगे हम अभी जस्ट। तो लॉर्ड कर्जन उस टाइम में वायसराय था जब बंगाल विभाजन का निर्णय हुआ 19 जुलाई 1905 को, और विभाजन कर दिया गया 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय ले लिया गया। मतलब 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया। और जब बंगाल विभाजन कर दिया गया उस टाइम में प्रमुख कह सकते हैं व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने खुलकर विरोध किया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस बंगाल और पूर्वी बंगाल में एक दूसरे को कलाई पर राखी बांधकर यह यूनिटी रिप्रेजेंट किया था कि हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। तो
तो राखी बांधकर प्रेजेंट किया था 16 अक्टूबर को। इतना ही नहीं, इस 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा बंगाल विभाजन का विरोध के कारण, कि जब तक बंगाल विभाजन रद्द नहीं हो जाता है तब तक हम लोग 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया कब, 19 जुलाई 1905 को, या घोषणा किया गया 19 जुलाई 1905 को, लेकिन विभाजन कब हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 को। ये क्लियर हो गया आपका। आगे बात करेंगे जो बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन का मुख्य कारण था जो बताया था, समझेंगे कि बंगाल विभाजन का जो कारण उन्होंने बताया, लॉर्ड कर्जन ने बताया कि प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई होती है, प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई होती है। हालांकि वास्तविकता लॉर्ड कर्जन का यह मेंटालिटी थी कि राष्ट्रवाद को कमजोर कर दें और हिंदू मुस्लिम में लड़ा दें, वही राष्ट्रवाद को कमजोर करना तथा फूट डालो शासन करो का लॉर्ड कर्जन का विचार था कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाकर हम जो है अंग्रेज उस पर शासन करते, ये इनका विचार था। तो एग्जाम में आए कि अंग्रेजों का वास्तविक रीजन क्या था, तो राष्ट्रवाद की भावनाओं को कमजोर करना, फूट डालो शासन करो को नीति अपनाना उनका एकमात्र उद्देश्य था। लेकिन वो स्टेटमेंट क्या दिए कि प्रशासनिक कार्यों में हमें प्रॉब्लम होती है, इस वजह से हम इसको छोटा प्रांत करना चाहते हैं ताकि जो है हम इसका प्रशासन अच्छे से चला सकें। ये तो आप समझ गए। अब आगे बात करेंगे इसी बंगाल विभाजन के विरोध में कृष्ण कुमार, एक पश्चिम बंगाल के ही कृष्ण कुमार थे। उन्होंने अपनी पत्रिका संजीवनी में उन्होंने संजीवनी में कहा कि हम करेंगे बहिष्कार। संजीवनी के कौन थे पत्रकार, ये कृष्ण कुमार। इन्होंने कृष्ण कुमार ने अपनी पत्रिका में कहा कि हम करेंगे अंग्रेजों का बहिष्कार। तो बहिष्कार इन्होंने कृष्ण कुमार ने कहा। आगे बात करेंगे तो स्वदेशी आंदोलन के रूप में 7 अगस्त 1905 को बाल गंगाधर तिलक, ध्यान क्या रखना है, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध रखा गया था कब, 1905 को। अब आपसे पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन का रूप मुख्य रूप से किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक जो गर्म दल के अग्रणी नेता माने जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे स्वदेशी आंदोलन का जो रूप दिया था ये बाल गंगाधर तिलक दिया था। और यही स्वदेशी आंदोलन को हम लोग बंगभंग आंदोलन के भी नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बंगभंग आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन, तो बंगभंग आंदोलन। ये आप समझ गए आप। अब आगे जो बात करेंगे, यह स्वदेशी या स्वराज शब्द का जन्मदाता माने जाते हैं दयानंद सरस्वती। स्वदेशी या स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो माना जाता है ये थे दयानंद सरस्वती, या फिर आर्य समाज आप कह सकते हैं। ये तो बात आप समझ गए। अब आगे बात करेंगे कि जब बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, तो उसी के शोक में नहीं कह सकते हैं कि क्रांतिकारी का रूप देने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगाल कह सकते हैं कि जो है बंगाल विभाजन को रद्द के लिए, बंगाल विभाजन का विरोध के लिए इन्होंने अमार सोनार बंगाल एक कह सकते हैं, नारा कह सकते हैं, गीत कह सकते हैं, तो ये गाया था। इस वजह से जब भारत बांग्लादेश आजाद हुआ 1971 को, तब अमार सोनार बंगाल अभी प्रेजेंट में, दैट मीन्स 1971 से ही अमार सोनार बंगाल बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। तो ध्यान रखेंगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा, अमार सोनार बंगाल। ये भी आप समझ गए। अब आगे बात किया जाए तो फिर बाद में क्या होता है कि ये हिंदू और ये मुस्लिम जो प्रांत था, इन दोनों में सांप्रदायिक दंगे फैल जाते हैं। और जब दंगे फैल जाते हैं तो ये पूर्वी बंगाल के व्यक्ति रहते हैं सलीमुल्लाह ने कह दिया, जब सांप्रदायिक दंगे फैल गए तो सलीमुल्लाह ने कह दिया कि यह जो विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन हुआ, यह जायज है, मतलब सही रूप में ये हुआ। तब क्या होता है कि एक मुस्लिम लीग की स्थापना होता है 1906 में। अब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में क्यों हुआ उसको भी आप समझेंगे कि मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में ये
हुआ था ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका में। और किया किसने था? यही सलीमुल्लाह खां। ध्यान रखेंगे, किसने किया था? सलीमुल्लाह खां। अब देखिए क्या था, अब बात ये थी कि अंग्रेजों ने स्थापना किया था कांग्रेस का, कि जनता का जो भी समस्या होगा वह कांग्रेस के पास आएगा। अब कांग्रेस में कांग्रेस के पास क्या होता था कि कांग्रेस के पास हिंदुओं का भी जो समस्या होता था वो भी आता था, और मुस्लिमों की भी समस्या आते थे। लेकिन मैटर क्या था कि हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा थी और मुस्लिमों की जनसंख्या कम थी। इस वजह से हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा होता था, इनकी समस्या का समाधान भी ज़्यादा होता था, और मुस्लिमों की समस्या कम आती थी, इस वजह से उनकी समस्या का निदान भी कम होता था। इस वजह से गैर कांग्रेस मतलब आप समझ सकते हैं, जिसमें कांग्रेस की अहमियत, जिनकी वैसे व्यक्ति का जिनका कांग्रेस में अहमियत नहीं था, उसी को कह सकते हैं गैर कांग्रेस। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाना शुरुआत किया कि कांग्रेस करता है पक्षपात। कांग्रेस क्या करता है? पक्षपात करता है हिंदू मुस्लिम में। इस वजह से ये सलीमुल्लाह खान ने ये मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी 1906 में। कहाँ किया था? ढाका में। पूर्वी बंगाल की राजधानी भी ढाका थी, तो ये ढाका में किया। अब बात करेंगे ये मुस्लिम लीग का जो अगर बात करेंगे मुस्लिम लीग, तो इसका प्रथम अध्यक्ष जो हुआ था, प्रथम अध्यक्ष जिस तरह से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था, उसी प्रकार मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन हुआ करता था। तो इसका प्रथम अधिवेशन बुलाया गया था ढाका में ही, और उसकी अध्यक्षता किए थे वकार उल मुल्क। तो ध्यान रखना, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष अगर पूछेगा तो वकार उल मुल्क, और स्थापना हुआ था ढाका में, तो अधिवेशन भी ढाका में ही हुआ था। और प्रथम अध्यक्ष कौन था? वकार उल मुल्क। अब देखिए क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गया 1906 में ढाका में। अब एक हो गया मुस्लिम लीग और एक हो गया कांग्रेस। अब बताइए, एक मुस्लिम लीग, एक कांग्रेस, और इधर है प्रशासन, दैट मीन्स अंग्रेज। अब बताइए, कांग्रेस, ये आपका अंग्रेज ने स्थापना किया था कांग्रेस का, कि जनता कांग्रेस के पास लेकर आएगा, और जब कांग्रेस की बात जो भी होगा तो डायरेक्शन में प्रशासन देगा। लेकिन अब तो मुस्लिम लीग भी स्थापना कर दिया। अब मुस्लिम लीग को बाद में मान्यता भी दे दिया जाता है। जब मुस्लिम लीग को मान्यता दे दिया जाता है, तो अब ये समझो, ये जानबूझकर मान्यता दिया था, लॉर्ड मिंटो ने जानबूझकर दिया था मुस्लिम लीग को मान्यता, ताकि ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में लड़ते रह जाए और हम जो इसका फायदा उठाते रह जाए। अब मुस्लिम लीग अपना शिकायत लेकर जाता था प्रशासन के पास में, और कांग्रेस भी अब लेकर जाता था अपना शिकायत प्रशासन के पास में। अब प्रशासन, दैट मीन्स अंग्रेज, कहता है कि भैया हम कांग्रेस का सुने कि तुम्हारा सुने, पहले तुम ही दोनों में डिसाइड कर लो हम किसका सुने। इस प्रकार क्या होता है कि दोनों में मतभेद हो जाता है। अब समझिए आगे क्या होता है। तो दोनों में मतभेद हो गया। अब मतभेद होने के बाद क्या होता है समझेंगे। जब कांग्रेस का प्रशासन अंग्रेज नहीं सुन रहा है, मुस्लिम लीग का अंग्रेज नहीं सुन रहा है, तो कांग्रेस में दो तबके के लोग होते हैं। एक होते हैं उदारवादी और एक होते हैं क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारी विचार के जो लोग रहते हैं, वह कहता है 1906 वाले में, 1906 में आपको पता होगा 1906 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार स्वराज की मांग की थी। तो इसी 1906 अधिवेशन में जो युवा होते हैं, दैट मीन्स जो युवा क्रांतिकारी तबके के लोग होते हैं, वह कहते हैं 1907 में जब कांग्रेस का सुनता ही नहीं है अंग्रेज, तो 1907 वाले में जो अधिवेशन होगा उसमें हमारा युवा मतलब गरम दल का ही अध्यक्ष बनेगा, तब जाकर के सुनेगा अंग्रेज। अब देखिए क्या होता है। कांग्रेस का जब 1907 वाले में क्या हुआ, आपको पता होगा कि 1907 में कांग्रेस दो भागों में बंट गया था, एक गरम दल, एक नरम दल। अब क्यों बटा था उसको भी समझ लेंगे। अगर युवा तुर्क में अगर बात करेंगे गरम दल में, तो पहले थे लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये हैं गरम दल के नेता।
अब इन्होंने 1906 जो 1906 में अधिवेशन हुआ था उसमें ही घोषणा कर दी थी कि 1907 में जो हमारा अध्यक्ष बनेगा वो बनेगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक बनेगा 1907 में। अब कांग्रेस का तो हालत खराब हो जाता है कि बाल गंगाधर तिलक जो गरम दल के नेता है अगर वो बन जाते हैं तो कांग्रेस तो भैया समाप्ति हो जाएगा। अब उसको टेंशन में आ गया। अब जो नरम दल के नेता होते हैं वो जाते हैं फिरोज शाह मेहता के पास। जब फिरोज शाह मेहता के पास जाते हैं तो फिरोज शाह मेहता कहते हैं, क्योंकि उस टाइम में वो बुजुर्ग कह सकते हैं कि रेस्पेक्टेड नेता होते हैं, तो फिरोज शाह मेहता कहते हैं चलो मैं देख लूंगा, मैं एडजस्ट कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। अब क्या होता है 1907 में जो अधिवेशन होने वाला होता है वो होना होता है नागपुर में। जो 1907 में अधिवेशन होना होता है वो होना रहता है कहाँ? नागपुर में। और नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र का मध्य प्रांत। आगे बात करेंगे तो लेकिन ये होता है नागपुर में, लेकिन ये होता है कहाँ है? सूरत में। अब ऐसा क्यों समझिएगा, अगर नागपुर मध्य प्रांत में है और होता है सूरत में, और ये सूरत जो बंबई प्रांत में दोनों पड़ता है, बंबई में ही उस टाइम में पड़ता था, अभी तो सूरत गुजरात में पड़ता है, लेकिन उस टाइम में 1960 में ना अलग हुआ तो उस टाइम में बंबई ही था। तो क्या हुआ कि होना था नागपुर में और ये हुआ सूरत में, और यही जो सूरत बंबई प्रांत में पड़ता है यहीं के थे बाल गंगाधर तिलक। कहाँ के थे? बाल गंगाधर तिलक कहाँ के थे? सूरत के थे। अब देखिए फिरोज शाह जो मेहता थे वो क्या दिमाग लगाए, उन्होंने बताया कि कांग्रेस का अधिवेशन होना था नागपुर में, लेकिन वो करवाए कहाँ? सूरत में। और जब सूरत में करवाए तो उन्होंने कंडीशन क्या रख दिए कि जो व्यक्ति सूरत से है, बंबई प्रांत का है, वह वहां का अध्यक्ष नहीं बन सकता। ऐसे होना था नागपुर में, उन्होंने जानबूझकर लाया सूरत में ताकि सूरत के ही थे बाल गंगाधर तिलक, बंबई प्रांत में पड़ता था, और इस वजह से इनकी जो सदस्यता थी अब तो वो डिस्क्वालीफाइड हो गए, हट गए। तब जाकर करके क्या होता है कि ये सूरत अधिवेशन में 1907 में कौन अध्यक्ष बन जाता है? रासबिहारी घोष। रासबिहारी बोस नहीं, रासबिहारी घोष बनते हैं। तो अब याद रखना है 1907 में जो अध्यक्ष बने, गरम दल नरम दल दो भागों में बट गया। यही मतभेद के कारण एक और मतभेद आगे में शुरू में था, वो मैं आपको बताना भूल गया कि जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन नरम दल का नेता का यह मांग था कि यह बंगाल प्रांत में ही हो, जबकि गरम दल चाहते थे कि यह पूरे भारत में फैले। तो वहां भी दोनों में मतभेद हुआ था, और 1907 में यहाँ पे भी अध्यक्ष बनने को लेकर मतभेद हो गया कि हम बाल गंगाधर तिलक को बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो फिरोज शाह मेहता अपना दिमाग लगाकर उनको हटा दिए। ये मैटर हो गया। अब देखिए 1907 में फाइनली जो बने रासबिहारी घोष, जो नरम दल के ही नेता थे। तो अब तो ये बात आप समझ गए। अब बात अगर आगे करेंगे तो फिर आता है 1909 में भारतीय शासन अधिनियम। 1909 भारतीय शासन अधिनियम 1909 में, जिसको आप मार्ले मिंटो अधिनियम भी बोलते हैं। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था? 1909 में। अब मार्ले मिंटो अधिनियम क्या था? 1909 में जो आया था उसमें मुस्लिम लीग में जो मुस्लिम प्रांत के लोग थे उन्होंने बात करी कि हमें अलग वोट का, अलग मत का जो है, हम लोग की जो मत वोटिंग होगा वो अलग कर दीजिए, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम में काफ़ी मतभेद होता है। इस वजह से जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम प्रांत के लोग थे, उन्हें जो है अलग कह सकते हैं निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि मुसलमानों के लिए जो है निर्वाचन की व्यवस्था अलग कर दी गई थी, मार्लो मिंटो 1909 में। तो ये आपको ध्यान रहेगा कि मार्लो मिंटो कब आया था? 1909 में। और जो है इसमें क्या हुआ था कि मुस्लिमों के लिए चुनाव के लिए अलग व्यवस्था कर दी गई थी, ताकि जब समझिए कि पहली बार जब रिजर्वेशन दे दिया गया मुसलमानों को, तब हिंदुओं में और मुस्लिमों में मतभेद बढ़ेगा ही। इस वजह से अंग्रेजों ने जानबूझकर ये चाल चली और उनको आरक्षण दे दिया। अब जो बात करेंगे 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा था। दरबार कब लगा? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा, और उसमें आए थे ब्रिटेन के सम्राट
जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी थी मैरी। 12 दिसंबर 1911 को जब दिल्ली दरबार लगा तो ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी आई। और जब वो आए दिल्ली में तो उन्होंने क्या किया, बंगाल विभाजन का रद्द करने का फैसला लिया। तो बंगाल विभाजन तो रद्द करने का फैसला लिया, लेकिन उड़ीसा और बिहार को अलग प्रांत बना दिया। उड़ीसा और बिहार को अलग प्रांत बना दिया। एक बात और ध्यान रखना कि बंगाल विभाजन रद्द तो किया गया कब, 1911 में। और इस टाइम में था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। जब बंगाल विभाजन हुआ था उस टाइम में था लॉर्ड कर्जन, जबकि बंगाल विभाजन जब रद्द किया गया तब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और जो बंगाल विभाजन की रद्द करने की घोषणा हुई 1911 में, यह किस कमेटी पे बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई? तो अरुणडेले कमेटी। ध्यान रखना, बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई किस कमेटी के माध्यम से? अरुणडेले कमेटी। तो आपको याद रहेगा कि बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में किस कमेटी के सिफारिश पर? तो अरुणडेले कमेटी। और 1911 में जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो लॉर्ड कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये भी आपको ध्यान रखना। और जब जॉर्ज पंचम और मैरी जब दिल्ली दरबार में आए थे दिल्ली में, उन्होंने क्या किया कि अपनी राजधानी जो पहले कोलकाता हुआ करता था उसको कर दिया दिल्ली। और यहाँ पे आप फंसेंगे आप क्या कि बंगाल विभाजन तो रद्द हुआ 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। यहाँ पे आप फंसेंगे क्या कि जो बंगाल विभाजन जो भारत की राजधानी पहले कोलकाता हुआ करता था, तो ये जो घोषणा हुआ कि दिल्ली राजधानी बनेगी, ये घोषणा हुआ था 1911 में। घोषणा कब हुआ था? 1911 में। लेकिन फाइनली जो राजधानी बनी थी 1 अप्रैल 1912 को। तो ध्यान रखना, दिल्ली राजधानी कब बनी? 1 अप्रैल 1912 को। और बिहार का भी स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1912 को। ये भी ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1912 को। क्योंकि रीजन यही था कि 1911 में जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ उसी टाइम ये घोषणा किया गया था 1911 में। लेकिन भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली की घोषणा की गई 1911 में, लेकिन बना 1 अप्रैल 1912 में। और जब बंगाल विभाजन तो रद्द तो हुआ ही, साथ साथ में उड़ीसा और बिहार को अलग प्रांत बना दिया गया। बिहार का भी स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1912 में। ये भी तो आप समझ गए। अब इसी जॉर्ज पंचम और मैरी के आगमन में जो कह सकते हैं कि स्टेज का जो मंचन किया था वो किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और उसी टाइम में ये गीत गाया गया था जनगण मन, राष्ट्रीय गान जनगण मन। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यही जॉर्ज पंचम और मैरी के आगमन में स्वागत में जनगण मन गाया गया था। ये जनगण मन अगर बात करेंगे, यह गीतांजलि से लिया गया है। और इसी गीतांजलि के राइटर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जो 1913 में कह सकते हैं क्या, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने, वो भी साहित्य में। तो यहाँ से ढेर सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1913 को। किस क्षेत्र में दिया गया? तो साहित्य में। किस लिए दिया गया? तो गीतांजलि में। याद रहेगा आपको। आगे बात करेंगे कि जो महारानी जो कह सकते हैं कि खुश होकर रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। ये नाइटहुड की उपाधि ब्रिटेन की महारानी दिया करते हैं हर साल, जब उन्हें कोई किसी भी क्षेत्र में जब उन्हें लगता है कि नहीं कोई अच्छा कार्य किया है। तो यही जनगण मन के लिए ही जब उन्होंने उनका मंचन किया था, उन्हें वो अच्छा लगा महारानी को, और नाइटहुड की उपाधि दिया किसे? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और जो नाइटहुड की उपाधि जिसको मिल जाता है, वह नाम के पहले सर लिखवाता है, इसीलिए कहते हैं सर नाइटहुड कहते हैं। ये तो आप समझ गए। और ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नाइटहुड का उपाधि भी दिया गया ब्रिटेन के द्वारा। ये तो आप समझ गए। और ये नोबेल पुरस्कार भी मिला। अब आगे बात करेंगे, इसी दरमियान में क्या होता है? 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध भी शुरुआत हो जाता है। और जो नरम दल के नेता थे वो सोच लिए थे, जो कांग्रेस थे वो सोच लिए थे कि हमें जो है
समर्थन करना है ब्रिटेन का, इसीलिए समर्थन के लिए सोचे थे, ताकि अगर हम इसका समर्थन करेंगे तो जब ब्रिटेन जीत जाएगा तो हमें अपना स्वराज दे देगा, हमें अपना आज़ादी दे देगा। इस वजह से इन्होंने ब्रिटेन का समर्थन किया था। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। थैंक यू।